नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रायसीना की रेस। अगले महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 29 जून है। नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को है और नतीजों की घोषणा 31 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर सभी की नजर बनी है। ऐसे में विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया गया है। सिन्हा 27 जून को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। रायसीना की रेस में विपक्ष के उम्मीदवार के सामने सत्ता पक्ष किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है और महामहिम के लिए इस बार मुकाबला कितना रोचक होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। इस बार राष्ट्रपति का चुनाव रोचक होता दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां विपक्षी दलों ने 2 से 3 बैठकों के बाद ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो वहीं बीजेपी रायसीना की रेस के लिए लगातार मंथन कर रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज भी बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि बीजेपी में राष्ट्रपति पद के लिए महिला, मुस्लिम, दलित या दक्षिण भारत की किसी हस्ती के नाम पर विचार किया जा रहा है, जिससे इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव, अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ 9 राज्यों के चुनावों और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों को साधने में आसानी हो। महामहिम के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिन नामों पर चर्चा हो रही है, पार्टी उनमें से कोई एक नाम सामने लाती है या हर बार की तरह इस बार भी पार्टी कोई नया नाम लेकर सामने आएगी। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे वंचित रहा है। ऐसे में मांग उठ रही है कि दलित समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया जाए। देश में लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। 60 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर 2024 में निर्णायक स्थिति में रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली की बैठक में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का नाम फाइनल कर सकती है जो एनडीए की पसंद हो और आगामी चुनाव के लिए एक मजबूत चेहरा साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो रायसीना की रेस और रोचक हुआ है महामहिम का चुनाव। देखिए, विपक्ष की यदि बात की जाए तो उनका जो भी कैंडिडेट है वो सामने नाम आ चुका है। नॉमिनेशन वो कब दाखिल करेंगे सब कुछ साफ है। लेकिन रायसीना में यहां तक विपक्ष की बीजेपी की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल भी है और एक सोचने का, एक मंथन का विषय कि आखिर यहां से कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि एक ऐसे चेहरे को सामने लाने की बात होती है। देखिए, ये एक ऐसा इलेक्शन है, महामहिम मतलब एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, और ये बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है एक लंबे समय के बाद जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत है। इस बार हम एक चीज और देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो भी नाम आ रहे हैं वो बहुत मंथन के बाद निकल कर आ रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो बहुत तेजी से तमाम चीजों को सामने रख दे रहा है। आप किसी भी इलेक्शंस में देख लीजिए। लेकिन ठीक है, अब बीजेपी किस पर दाव लगाती है, एक सवाल भी है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहती हूं। क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार के चेहरे से 2024 के चुनाव का रास्ता जो है वो तय होगा? एक बात। दूसरी चीज ये कि किस तरह का मंथन चल रहा है, कब तक नाम सामने आ सकता है? देखिए राशि जी, भारतीय जनता पार्टी को जिसको भी राष्ट्रपति का प्रत्याशी अगर केवल पार्टी के स्तर पर करना होगा, मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा मंथन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों की कवायद बहुत पहले कर चुकी होती है। जब लोग प्रारंभ करते हैं तब हम एंड कर चुके होते हैं।
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, सब लोग सोच रहे हैं कि देश में क्या सर्वसम्मति का कोई ऐसा नाम आ जाए जिसके आधार पर चुनाव की नौबत नहीं आ जाए, देश में एक अच्छा मैसेज क्रिएट हो। हमने देखा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में हमारी सरकार थी एनडीए के रूप में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम आया था, जिसको देश ने सर्वसम्मति के साथ अपना प्रत्याशी माना था। अभी भी हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई नाम निकल करके आए, लेकिन आपने देखा होगा कि विपक्ष कितनी जल्दबाजी में था। पहले उन्होंने शरद पवार जी को लाया, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को लेकर के आए, फिर महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र साहब को लेकर के आए। अनेक नामों को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो कि शायद देश में सर्वसम्मति सहमति बनाना मुश्किल काम था। मुझे लगता है विपक्ष राष्ट्रपति के प्रत्याशी को लेकर के गंभीर नहीं है। विपक्ष को उम्मीदवार खड़ा करना है, केवल इतना ही करना है, इससे लगातार कवायद कर रहे हैं। और अभी आज हम सब देख रहे हैं कि शायद संभवतः यशवंत सिन्हा जी का उन्होंने नाम तय किया। अच्छी बात है, लोकतंत्र में अपने अपने प्रत्याशी चयन करने का अधिकार सबको है, उसको करना भी चाहिए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने स्तर पर ही अगर किसी नाम को फाइनल करना हुआ, तो आपने देखा होगा कि जिस नाम को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं थी, वो रामनाथ कोविंद जी साहब थे, जो इस देश के राष्ट्रपति बने। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी ये कोई नाम आएगा, तो देश में एक समरसता के संदेश के साथ आएगा और नया नाम, चौंकाने वाला नाम आएगा। लेकिन देश में उसकी स्वीकारता होगी और देश में उस नाम के अनेक मायने होंगे। यह अनेकता में एकता का ये हिंदुस्तान, यही हिंदुस्तान की पहचान और यही भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव लगाएगी या कौन चेहरा होगा, वो उन्होंने बताया कि ठीक है, थोड़ा सा वक्त है, सामने आ ही जाएगा। क्या लगता है इस इलेक्शन से क्या वाकई माना जाए कि 2024 के चुनाव का रास्ता तय होगा? और वाकई में ये एक बात होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पद होता है, एक ऐसा चेहरा होता है जिससे बहुत सारी चीजें आसपास की ना रिलेट होती है। देखिए राखी जी, सबसे पहली चीज तो राष्ट्रपति का पद जो है बहुत ही गरिमा में है और संविधान में सर्वोच्च पद होता है। सत्ता पक्ष का हरदम एक कर्तव्य बनता है कि इस पद के लिए आम सहमति बनाई जाए। इस पद के लिए सर्वदलीय बैठक बुला करके नाम तय किया जाए। नाम तय हो पाए ना हो पाए ये बात की चीज है, लेकिन सरकार का दायित्व होता है कि इसमें ये जिम्मेदारी आगे आके ले और कुछ ऐसे नामों को लेकर के विपक्ष को विश्वास से ले। देखिए, आपने अभी चेतन जी ने सही कहा कि आजाद साहब के नाम के, कलाम साहब के नाम से जब बात आई थी तो निश्चित तौर पर सब लोग सहमत थे। लेकिन जब आप अपनी ढपली, अपना राग अलापने का प्रयास करते हैं, तभी अभी बता रहे थे कि कोई चौंकाने वाला नाम आ जाएगा, तो ये अगर चौंकाने वाले नाम लाते रहेंगे तो विपक्ष को इनकी राह नहीं देखता रहेगा। विपक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, अपने उत्तरदायित्व का पालन करेगा। निश्चित तौर पर विपक्ष ने उम्मीदवार तय किया है, बेहतर उम्मीदवार है, कई नामों पर विचार किया। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को भरोसे मिले, हो सकता है उसके पास बेहतर उम्मीदवार। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं राखी जी, इसमें तो देश के लिए एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि सारा देश इस नाम पर सहमत है। कलाम साहब के नाम पर आपने देखा, इसके पहले भी चाहे बीबी गिरी साहब हो, चाहे कुछ, एक सरकार ने सहमति बनाने का प्रयास किया, सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया। भले ही उसमें उस समय सर्वसम्मति ना बन पाई हो, पूरे देश की सहमति ना हो पाई हो, विपक्षी दलों की सहमति ना हो पाई हो, लेकिन सरकार को अपने कर्तव्य का पालन किया उस समय भी, और आज भी ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को विपक्षी दलों के साथ बैठना चाहिए। हो सकता है कोई बेहतर उम्मीदवार उनकी नजर में हो, ये राजनीति का विषय नहीं है। 2024 का रास्ता इससे तय नहीं होगा, ये अपने आप में गरिमापूर्ण विचार है। इसको लेकर के इसमें निश्चित तौर पर वो नाम सामने आना चाहिए जो विपक्ष भी सहमत हो जाए और राष्ट्र के निर्माण की दिशा में अच्छा कदम बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आशीष जी, आप किस तरह से लेते हैं रायसीना की रेस पर? हम चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा, बीजेपी का भी मंथन चल रहा है। क्या लगता है किस चीज पर एक फोकस किया जाएगा? देखिए, बीजेपी का जो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार कोई आदिवासी चेहरा ला सकते हैं या किसी महिला को भी वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बना सकते हैं। तो बीजेपी का एक स्टाइल है, पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि आखिरी समय पर वो अपना नाम सामने लाते हैं, और ठीक है वो बात। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की जो मुहिम है, विपक्ष ने जो यशवंत सिन्हा का नाम उतारा है, वरिष्ठता के नाते, सीनियरिटी के नाते, वो एक
चेहरा है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने भी उसको समर्थन दिया है। तो जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो बहुत सारे पेच होते हैं, बहुत सारे घुमाव आते हैं। और राज्यसभा का जो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा और सारे सांसदों का गणित भी काम करता है। तो देखिए, विधायकों की वोटों की वैल्यू के हिसाब से जो है वहाँ मतदान होता है, जो संसद सदस्य करते हैं। तो एक ये पेंच है उस गिनती में, अभी वो एग्जैक्ट गिनती नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मतों का जो मूल्य होता है उसके हिसाब से बीजेपी को कुछ मतों का फर्क आ रहा है उसमें। क्योंकि अभी बीजेपी के जो 100 सांसद थे राज्यसभा में, जो 100 का आंकड़ा था वो 96 पे आ गया है। तो कुछ चीजें हैं जो उठापटक होती हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपना कैंडिडेट लाती है तो उसके पहले अपने सारे गणितों को साधती है। तो इस तरह की ये सारी चीजें चल रही हैं, और उसके बीच में राष्ट्रपति का नाम बीजेपी के लिए मुझे लगता है सब कुछ चीजें तय हो चुकी हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं, वो सस्पेंस सिर्फ बाहर के लिए है, अंदरूनी तौर पे तो तय हो चुका होगा। उनका होमवर्क क्योंकि काफी अच्छा होता है बीजेपी का। तो वो जो गणित है, मैं उन सब चीजों को इससे भी देखता हूँ कि देखिए, अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ विधायकों का प्रवेश हुआ है, उन्होंने अपने दल छोड़े हैं। अभी महाराष्ट्र में भी ये सब चीजें हुई हैं। तो कोई भी पार्टी अपने उन सारे गणितों को बहुत मुकम्मल, बहुत मजबूत करना चाहती है। तो ये सारा प्रोसेस उसके पहले का है, उसके बाद वो नाम आएगा बीजेपी का। तो ये जो लड़ाई है मेनली वो विपक्ष, संयुक्त विपक्ष और बीजेपी के बीच में है। ये इससे लोकसभा के अगले चुनाव का कोई बहुत ज्यादा परिणामों की बात नहीं होती है, लेकिन ये इससे एक माइंडसेट बनता है। एक जैसे विपक्ष यदि अगर मजबूत चुनौती देता है इस चुनाव में अपने कैंडिडेट के जरिए, तो ये एक अगला जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद चुनाव होने वाला है, उसके लिए एक मोमेंटम मिलेगा विपक्ष को। तो इसलिए बीजेपी भी उतनी सतर्क होकर काम कर रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार जिता लेगी, उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा पेच आ सकता है। लेकिन मेन ये है उसमें कि उस चीज को तोलना, देखना और परखना, ये चीजें इस पूरे चुनाव में चल रही हैं। विपक्ष जो कर रहा है वो सिर्फ अपने आप को यूनाइट रखने का और अगले चुनाव में उतरने के लिए एक तरह से वार्म अप रखने का प्रयास है। ये चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है, बस ये बनाने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक है। चेतन जी, एक बात हमने और देखी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत सारे इलेक्शंस में हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी नाम जो भी आता है, नए चेहरों की भी बहुत बात होती है। तो मैं एक्चुअली में, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा है, एक ऐसे पद के लिए है जिस पर बहुत ज़्यादा अलग ना जाते हुए बहुत सीधी सी बातें हैं कि क्या वाकई कोई नया चेहरा हो सकता है या नहीं भी, तो किस तरह के कैंडिडेट का एक माइंडसेट है भारतीय जनता पार्टी का, या सोचते हैं कि इस पद के लिए उनको सामने लाना चाहिए? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी की जो सोच है वो सोच यही है कि हम सबसे बातचीत करके, सबसे चर्चा करके इस देश में सर्वसम्मति का नाम लेकर के आए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन सबको विभिन्न राजनीतिक दलों से, सारे बड़े नेताओं से बातचीत करने का जिम्मा सौंपा है। अगर इन सारी चीजों को लेकर के अगर मान लीजिए कहीं सहमति नहीं बनती है, तब भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करेगी। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो होमवर्क है वो होमवर्क हमारा कंप्लीट है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है कि हम इस देश के सामने ऐसा नाम लेकर के आए जिसकी अपनी छवि हो, जिसकी अपनी पहचान हो, और जिसका एक मैसेज क्रिएट हो, लोगों को लगे कि इस देश में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, और हम भी क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्यों ना हमने चल के इस देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। तो मुझे लगता है कि जो चौंकाने वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के होती है, तो निश्चित रूप से कुछ इसी प्रकार का नाम अगर पार्टी की तरफ से आए तो ऐसा ही नाम आएगा जिस पर देश को भी लगे कि नहीं, अगर कोई ये काम कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसा ही कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा। ठीक है। अच्छा चेतन जी, अभी जितेंद्र जी एक बात बोल रहे थे कि इन तमाम चीज़ों के लिए एक सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए, तमाम लोगों का मंथन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जितेंद्र जी का जो प्रश्न है, उस प्रश्न के पहले की कवायद उन्होंने सरकार की देखी नहीं है, समझी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मिलित वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, सारे ही राजनीतिक दलों से चर्चा करने के लिए सबको अधिकृत किया गया है। अगर चर्चा सार्थक रहती है, चर्चा का कोई सार निकलता है,
तो निश्चित रूप से उसके बाद सर्वदलीय बैठक होगी और एक टेबल पर बैठ करके सर्वसम्मति का नाम होगा। और हम तो चाहते हैं कि इस देश में जो संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पदों पर इस प्रकार के नाम लेकर के क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, देश की एकता अखंडता के लिए हम सब मिलकर के ऐसा मैसेज क्रिएट करें कि नहीं ये सबकी सहमति का नाम है और यहाँ कोई असहमति का काम नहीं है। और ये देश के विकास में सबकी जो अपनी बातें हैं, सबका जो साथ है, सबका जो विकास है, उसमें इनका भी अपना सहयोग रहेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग मिलकर के आए। ये मेरी पार्टी की सोच है, मेरी पार्टी की विचारधारा कि हम सब मिलकर के काम करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, क्या जिस तरह से अभी कहा चेतन जी ने कि बिल्कुल हो सकता है एक वो टाइम आएगा जब इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उम्मीद है कांग्रेस को कि कांग्रेस को वहां तक पूछा जाएगा, या नहीं भी कोई बात होती है तो अपनी तरफ से अप्रोच की जाएगी? क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है, राष्ट्रपति कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, हम सबके हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं वो सबके हैं, हम स्टेट के लिए कहते हैं कि यदि कोई मुखिया है तो वो सब प्रदेश का है, यदि प्रधानमंत्री है तो देश का है, तो ऐसे ही राष्ट्रपति भी है। निश्चित तौर पर, लेकिन ये दायित्व है किसका? ये सरकार का है। 29 जून को नामांकन दाखिल होना है। आज तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया। आप अपने चौंकाने वाले नाम के चक्कर में सिर्फ इसलिए रोके हुए हैं। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि ये राजनीतिक पद नहीं है। इसके लिए जैसा अभी चेतन जी ने भी बताया कि आपको सर्वसम्मति बनाना चाहिए। इसका मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी मजबूती के साथ अपनी कुर्सी पर बैठा है। ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है कि 2 दिन में सहमति बना ली जाएगी। इसके लिए काफी पहले से चर्चा होती। आज तक किसी भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने विपक्ष से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। विपक्ष क्या करे? विपक्ष को उम्मीदवार की बैठक करना चाहिए। विपक्ष ने की और विपक्ष ने एक बेहतर उम्मीदवार आपके सामने रखा है। आप उस पर बताइए कि आपको ये उम्मीदवार पसंद है, ना पसंद है, आप दूसरा ला रहे हैं, आपको क्या कहना है? इस पर भी तो बात होना चाहिए। आप सरकार में बैठे हैं, आप केवल एक राष्ट्रपति पद के लिए सरकारों को उखाड़ फेंकने का सोचते हैं, उस तरह की साजिश रखते हैं। मुझे लगता है कि जरूरी नहीं, ये अच्छा नहीं है आज लोकतंत्र के लिए। तो आपको सर्वसम्मति बनाने की पहल करना चाहिए। हमने भी सर्वसम्मति बनाने की पहल की और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तय भी किए। आपने देखा होगा पिछली बार भी सरकार ने जब कलाम साहब के नाम की बात की थी तब सहमति आई थी। ऐसा ही कोई नाम लेके आना चाहिए। लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, जब नामांकन होगा, जब आप एक नया नाम ला करके सामने रख देंगे, सहमति बनने में दिक्कत होती है। सभी राजनीतिक दलों से बात करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, करना चाहिए। लेकिन अभी जैसे आशीष जी ने कहा कि अगर आपके राज्यसभा में वोट कम हो रहे तो उसके लिए आप सरकारों को संकट में डाल देंगे। इसके लिए ये राष्ट्रपति का पद है, इस पर कम से कम ऐसा लांछन न लगे इस चुनाव पर कि ये सरकार ने इनको जिताने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 303 लोकसभा में सीटें और ये अहंकार है उनका। ये कभी विपक्ष को सम्मान नहीं देते। हमने अटल जी को सम्मान दिया था जब अटल जी सरकार में नहीं थे, जब अटल जी की सलाह मानी गई थी। आज तो समूह के विपक्ष को आपने दरकिनार कर दिया है। आपने किसी मामले में विपक्ष की सलाह नहीं ली। बात जीएसटी की उखड़ के आएगी, बात नोटबंदी की आएगी, बात कृषि कानूनों की आएगी, किस पर सलाह लिया आपने? आप तो ये देखिए, कृषि कानून में किसानों से बात नहीं की। अभी ये अग्निपथ ले आए, इसमें नौजवानों से बात नहीं की। आप 303 से बहुमत में है, इसका मतलब यह है कि अहंकारी ना हो। आपको भी दूसरी पार्टियां भी सरकार में आएंगी, आपको कम से कम वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किए। राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद होता है, इसके लिए सर्वसम्मति बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिए, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर सरकार के मंसूबे कुछ और है। सरकार एक नया चेहरा ला करके चुनाव लड़ाना चाहती। हम आम सहमति की बात करते, हमने 1-2 नहीं 3 नाम सरकार के सामने रखे। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को उसके बताना चाहिए कि ये उम्मीदवार हमको इसलिए नापसंद है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से जुड़े यशवंत सिन्हा जी को आपके सामने रख दिया। या तो ये कहिए आपकी इनका राजनीतिक जीवन सही नहीं रहा, और या फिर आप उनको स्वीकार कीजिए। इससे बड़ा
विपक्ष क्या कर सकता है, राखी वर्मा जी? ठीक है आशीष जी, वाकई में इस जगह पे आकर दोनों पक्षों को आप भी सुन रहे हैं, क्या वाकई में क्या सिर्फ ये रह गया है कि सिर्फ अपने हिसाब से देख लें या बहुमत जिसका है उसके हिसाब से देख लें, या वाकई में एक मुझे लगता है राष्ट्रपति के लिए एक जिस तरह की बैठक की बात जितेंद्र जी कह रहे हैं, या एक बात होनी चाहिए जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है, वो नहीं हो रही है, तो क्या सिर्फ एक विचारधारा को ही माइंड में रख के कैंडिडेट को लाना है और जिताने की बात होती है? देखिए, चूंकि सत्ताधारी पार्टी होती है तो बहुत सारे आगे तक के उनके गुणाभाग के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। कोई भी दल होगा वो तो करेगा, कांग्रेस ने भी यही किया है, बीजेपी भी कर रही है, तो वो चाहेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो उनका कैंडिडेट हो जो जीते। तो अगर सर्वसम्मति की बात आती है कि बहुत आदर्श राजनीतिक परिस्थितियों की बात यहाँ पे हो रही है, ऐसा देखा नहीं जाता। अब्दुल कलाम के समय, ये डॉक्टर कलाम के समय जो स्थितियां थी वो अलग थी। वो एक ऐसा पर्सनालिटी थे कि उनका विरोध करने का, जो दल उनका विरोध करता राष्ट्रपति शासन में, उसकी फजीहत होती जनता के बीच में, इसलिए उसमें सबकी सर्वसम्मति थी और ऐसा कभी नाम आता, दोनों ही दलों के पास फिर कोई और चारा नहीं रहता, किसी भी दल के पास। तो अगर अभी भी सर्वसम्मति की बातें होती है तो कोई भी कैंडिडेट हो, सर्वसम्मति बनाने का काम सरकार की तरफ से होगा, विपक्ष की तरफ से नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर सरकार इस पर पहल करती होती पहले, आगे भी जाके कर सकती है, अभी समय है चुनाव में, तो ये स्थितियां बदल सकती हैं और एक आदर्श व्यवस्था बन जाती है। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति हो रही है पिछले काफी समय से, दोनों तीनों चारों तरफ से जो राजनीति हो रही है, उसमें बहुत सारे आदर्शवाद अब हवा हो गए हैं और ये सब चीजें अब बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अब ये काम कर पाएंगी, क्योंकि विपक्ष ने अब जब मैदान में अपना कैंडिडेट सामने ला ही दिया है तो सर्वसम्मति का क्या चाह रहा है। अब सरकार के पास तो कहने को, बीजेपी के पास कहने को है कि भाई अब हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। सवाल पूरा जो है वो गणित की तरफ होता है। जो बीजेपी के पास जो अभी 13,000 वोट कम हो रहे हैं चुनाव में, वो बीजेपी को उसका इंतजाम करना है। वो इंतजाम जो है उसको बीजेपी, अभी देखिए, अभी बीजू जनता दल के साथ बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनका समर्थन हमें मिल जाए, या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का समर्थन मिल जाए हमें संसद में। बीजेपी इसलिए कमजोर हुई है क्योंकि अकाली दल से उसका नाता टूट गया है और एक आध दो दल उसके साथ से चले गए हैं, इसलिए बीजेपी ये सारे कोशिशें करेगी। और मुझे लगता है हालांकि बाद में बीजेपी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी चुनाव जीतने में, लेकिन सर्वसम्मति की जो बात आती है, जब इस स्थिति में है कि बहुत कांटे का मुकाबले जैसी स्थिति हो रही है, क्योंकि जो वोटों का गणित है, देखिए बीजेपी के पास जो कुल वोट है 5,26,000 के करीब वोट होते हैं और यूपीए और जो अन्य पार्टियां हैं उन सबके वोट जो हैं वो इससे करीब 13-14 हजार ज्यादा हैं। तो ये आखिरी समय पे बहुत सारी मैनिपुलेशन होंगे, बहुत सारे समर्थन दिए जाएंगे। तो ये लगता है अगर इससे बेहतर है कि इतना ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो सर्वसम्मति से विपक्ष, सत्ता पक्ष अपनी बात करे, अपना उम्मीदवार ले और उससे रजामंदी ले ले। ठीक है चेतन जी, हो सकता है, लेकिन राजनीति की आदर्श परिस्थितियां बनाने के लिए देखिए सत्तारूढ़ दल को, या जो सबसे बड़ा दल है उसको ही पहल करनी होगी। ठीक है, समय की सीमा है। चेतन जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के लिए जो हमें आवश्यक मत चाहिए उससे ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम देश में सकारात्मक सोच के साथ एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं कि देश के सारे राजनीतिक दल मिलकर के एक ऐसा सर्वसम्मत नाम लेकर के आए जिसको देश के लोग ही स्वीकार करें कि नहीं, ये निर्णय अच्छा है। इस निर्णय का मैसेज दूर तक आने वाली भावी पीढ़ी को नया संदेश जाए। केवल भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है और इसी को लेकर के सारी कवायद चल रही। मुझे लगता है कि कोई ये कहते हैं कि हम किसी अहंकार या किसी राजनीतिक प्रतिशोध में काम करके कोई नाम लेना, तो मुझे लगता है सब सारी चीजें बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त समर्थन है कि अपने प्रत्याशी को भली भांति से सदन में, राष्ट्रपति भवन में भेज सकते हैं, लेकिन हमारी सोच है और हमारी सकारात्मक सोच है कि विपक्ष विपक्ष मिलकर के कोई सर्वसम्मत नाम लेकर के आए। जिस प्रकार से एपीजे कलाम साहब का नाम आया था, अगर इसी प्रकार से कोई और अच्छा नाम आए तो ये हमारे लिए भी उपलब्धि होगी और देश के विपक्ष के लिए भी उपलब्धि। बिल्कुल, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, रायसीना की रेस है। अब बीजेपी किस पर दाव लगाती है, इस बात
का तो कम से कम मानना पड़ेगा कि ये कह रहे हैं कि एक नाम ऐसा आ जाए सबकी सर्वसम्मति से जिसको सभी लोग पसंद करें, जिसे जनता भी पसंद कर ले। तो वो नाम कैसे आएगा? यहाँ तो विपक्ष की तरफ से जो नाम है वो कह रहे हैं कोई रिवर्ट नहीं दिया गया है पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या नाम होगा? खैर जो भी है, ये जिस पद की हम चर्चा कर रहे हैं महामहिम एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, लेकिन हाँ सभी लोग चाहेंगे एक ऐसा चेहरा हो जो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक कहते हैं ना कि ओवरऑल सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो ठीक है, देखते हैं कब तक चीजें सामने आती हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।